नमस्ते दोस्तों। तो चलो आज मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ फिर से एक वीडियो जिसमें हम प्रथम चरण के बारे में, प्रेगनेंसी के प्रथम चरण के बारे में जानेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 चरण प्रेगनेंसी के क्या होते हैं। तो हम प्रथम चरण जो है कि पहली तिमाही, जिसमें हम सोचते हैं कि 1 से 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी आती है, तो उसमें आपके बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, आपको कौन से इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए, उसमें मिथ्स क्या है, आपको क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी है, इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। और जो कॉमन घर में सिम्टम्स आपको हैं और उसका घरेलू इलाज आपको क्या करना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलो आज हम ये देखते हैं प्रथम चरण के बारे में। प्रथम चरण ये हमारा शुरुआत होता है पहले हफ्ते से 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी, जिसे हम कहते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण में हम देखते हैं एक्चुअली प्रेगनेंसी हमें कब चालू हुई है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। कि जिस समय आपका अंडा और आपके हस्बैंड का स्पर्म, मतलब शुक्राणु, इनका जो मिलन होता है, वहां से प्रेगनेंसी हम पकड़ते हैं। पर हम वो एग्जैक्ट पॉइंट जब होता है, जब ओव्यूलेशन होता है और जब फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम ओव्यूलेशन जब अंडा रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन जब अंडा और शुक्राणु का मिलन होता है, ये जो टाइम है फर्टिलाइजेशन के समय से जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, वो फर्टिलाइजेशन का एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर स्त्री में ओवुलेशन का टाइम अलग अलग है। तो इसीलिए हम सबके लिए समझते हैं कि प्रेगनेंसी जैसे आपकी माहवारी का जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था तब से स्टार्ट होती है। जो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की तारीख है तब से हम प्रेगनेंसी मानते हैं। तो हम पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता वैसे ही पकड़ते हैं। तो पहले हफ्ते के पहले चरण में यूजुअली क्या होता है, पहले चरण में मैंने अभी आपको बताया कि हम पहले हफ्ते से 13वें हफ्ते तक की प्रेगनेंसी की ग्रोथ देखते हैं। अब इसमें सारे लगभग जो है बच्चा जो है एक एम्ब्रियो, पहले जो हफ्ते से चालू होता है तो 90वें हफ्ते तक एम्ब्रियो कहलाता है। और एम्ब्रियो के बाद में 90वें हफ्ते के बाद में 10वें हफ्ते से उसे हम एक्चुअली फीटस कहते हैं। जब उसके छोटे छोटे हाथ पैर आ जाते हैं, उसका एक फेस का, एक बॉडी का आउटलुक आ जाता है, वो 10वां हफ्ता होता है जब हम उसे फीटस कहलाते हैं। तो ये कैसे ग्रोथ होती है, जस्ट एक पासिंग रिमार्क दूंगी, इसमें बहुत इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कभी भी वीडियो में रुक कर पढ़ सकते हैं। तो पहली हफ्ते तभी है जब ओवुलेशन जब हो रहा है आपका, और आपके शरीर से ओवरी में से एक अंडा रिलीज हो गया है। ये अंडा रिलीज होने के बाद में ये अंडा आपके गर्भनलिका में आ जा रहा है, और उसी समय जब स्पर्म्स वहां पहुंचते हैं, आपके शुक्राणु हस्बैंड के इंटरकोर्स के बाद में वहां आते हैं, तो स्पर्म शुक्राणु का और इस अंडे का मिलन होकर बच्चे के सेल बनना चालू होते हैं, जो कि फिर बाद में विभाजित होकर 2 सेल 4 सेल इस तरह विभाजित होता है। यूजुअली विभाजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, जब बच्चा जब बनना चालू हो जाता है, विभाजन के बाद में यूजुअली ब्लास्टोसिस्ट फेज में वो इम्प्लांट होता है गर्भाशय के अंदर में। मतलब 16 अंडे की जो फेज है, पहले हम बोलते हैं कि एक अंडा जो बन गया है आपका स्पर्म का और अंडे का जो न्यूक्लियस है वो मिल जाने के बाद में उसका विभाजन होकर 2 सेल एम्ब्रियो बनता है। 2 सेल अंडा ही बोलते हैं हम इसको, क्योंकि सिंगल लेयर है ये। 2 सेल अंडा बनता है, फिर उसके और 2 सेल के 4 सेल होते हैं, 4 सेल के फिर 8 सेल होते हैं, 8 के फिर 16 होते हैं, और 16 के बाद में हम इसको मोरूला, और फिर इसके जब चेंजेस मोरूला में होना चालू होते हैं तो हम इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट की जो स्टेज है वो 6 से 7वें दिन, कभी कभी 8वें दिन तक जाके आपके गर्भाशय की अंदरूनी लेयर पे जाके, परत पे जाके, जहां सबसे अच्छा उसको प्लेस मिलता है वहां जाके चिपकना चालू हो जाती है, और इसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये यूजुअली दूसरे हफ्ते में हो जाता है। दूसरे से तीसरे हफ्ते में ये होना चालू हो जाता है। तो तीसरे हफ्ते में ये ब्लास्टोसिस जो है ये अपना चिपकाने की प्रक्रिया को चालू करके अपने अलग अलग लेयर्स में विभाजित होना चालू होता है। जैसे कि उसमें ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट, मतलब बाहरी सेल की परत जो है उसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदरूनी सेल की ये बाहरी सेल की परत को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और जो अंदर का इनर सेल मास है, अंदरूनी सेल की परत है, उसे हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। एम्ब्रियोब्लास्ट जो है वो आज हम हैं, आज हम जो हर एक जन बने हैं
ये एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल से बने हैं। और जो ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल है वो सेल है जो बाहरी सेल है, जो आज आपके पास में नहीं है, ठीक है, जो डिलीवरी के समय निकल चुकी है। ये बच्चे को मेनली पोषण देने के लिए, मेनली बच्चे को सपोर्ट देने के लिए, बच्चे को एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे जो आवरणें हैं बच्चे के बाजू की, बच्चे के बाजू का कोरियन, एमनियन, ये जो आवरणें हैं ये बनाने में हेल्प करता है। प्लस इसके पार्ट से ही हमें प्लासेंटा बनता है, जिससे कि माँ की तरफ का न्यूट्रिशन बच्चे को मिल पाता है। तो हम जो बने हैं आज, हम जो है वो है ये एम्ब्रियोब्लास्ट की सेल से, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये हमारे साथ में आगे नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे चौथे हफ्ते में जब शुरुआत होती है तो ये फिर सेल्स जो है ट्रोफोब्लास्ट की और एम्ब्रियोब्लास्ट की, मतलब बाहरी परत की सेल है और अंदरूनी सेल है, ये विभाजित होना चालू हो जाती है। तो बाहरी सेल से हमारी आवल बन रही है, जैसे ये आवल के लिए बन रहा है, और अंदरूनी सेल जो है ये इससे एम्ब्रियोनिक डिस्क बनना चालू हो गई, एम्ब्रियोनिक डिस्क, यॉक सैक, और फिर अंदर के पार्ट्स बनना चालू हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे पहले बच्चा अपने आप को चिपकाना चालू करता है, पहले चिपकाने की प्रक्रिया के लिए हेल्प करता है, तो ये 4 हफ्ते मेनली बच्चा अपने आप को अंदर में मेंटेन करने के लिए उसको चाहिए होगा माँ से पोषण, तो उसके लिए हेल्प के लिए पहले आवल बनाने की प्रक्रिया, या वर बनाने, मराठी में वर कहते हैं, हिंदी में आवल, इंग्लिश में प्लासेंटा कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को शुरुआत करता है। तो इसको हम एक्चुअली कोरियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं, कोरियोडेसिडुअल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इस एरिया को हम ये कर सकते हैं। इस दौरान कभी कभी इम्प्लांटेशन में, इस इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया में किसी किसी को स्पॉटिंग हो सकती है, कभी कभी हल्की सी ब्लीडिंग की मात्रा कभी हो जाती है, तो इसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। वो हर बार हार्मफुल नहीं रहती है, पर फिर भी यदि आपको ब्लीडिंग है तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। लाइट हल्की सी ब्लीडिंग है और फिर से नहीं हुई है, तो ब्लीडिंग का कलर कौन सा है, ये सभी चीजें डॉक्टर देखते हैं, आपको पूछते हैं। यदि ब्राइट रेड है या डार्क रेड है, ये सारी चीजें आपको डॉक्टर पूछेंगे। डार्क रेड है तो आपको तुरंत डॉक्टर को जाके मिलना है, तो ये सारे आपको बताना है। और इसी तरह जैसे बच्चे की जो डेवलपमेंट मैंने बताया कि जैसे इसमें अब आपको बच्चे की डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन बनना चालू हो गया है, तो अब बच्चा डेवलपमेंट के लिए, फाउंडेशन के लिए तैयार है। और इस तरह आपके एम्ब्रियोनिक डिस्क से 3 लेयर बनना चालू होंगे। ये 3 लेयर में बच्चा जब डिवाइड करेगा तो बच्चे की आपको एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों बनेंगे। इसके साथ योग के साथ ही बच्चे की नाल बनना चालू हो जाती है, और नाल में से बच्चा जो है ये माँ को अटैच होके, माँ के आवल को, प्लासेंटा को अटैच होके माँ की तरफ से पोषण अपने आप को लेता है। साथ ही में बच्चे के कुछ पॉइंट्स जो है, ऑर्बिट है, एक थोड़े से प्रिमिटिव कार्डियक एक्टिविटी बोलते हैं हम, हार्ट बीट 5वें हफ्ते के आखिरी तक आना चालू हो जाते हैं। आंखों के लिए पोजीशन बनना चालू हो जाती है, जस्ट कट्स आने चालू हो जाते हैं कि भाई वहां पे आंख आएगी, यहाँ पे मुंह आएगा, तो इसकी जो सब भी एरियाज है वो डिमार्केशन होना चालू हो जाते हैं। इसी तरह 6ठे हफ्ते में ये चीजें और प्रोमिनेंटली दिखना चालू हो जाती है। प्लस 6ठे हफ्ते में लिम्ब बर्ड्स के बर्ड्स दिखना चालू हो जाते हैं, जैसे कांटे के जैसे ऐसे छोटे 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 लिम्ब बर्ड्स आ जाते हैं। ये हाथ का लिम्ब बर्ड है, ये लेग का लिम्ब बर्ड है, इस तरह आना चालू हो जाते हैं। और साथ ही में बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड के लिए जो है न्यूरल डिस्क, जो है न्यूरल डेवलपमेंट, न्यूरल ट्यूब बनना चालू हो जाती है। इस समय बच्चे के हार्ट बीट जो है थोड़ा सा, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे हार्ट बीट स्टेबल होने के लिए चालू हो जाते हैं। तो अभी बच्चे के हार्ट बीट लगभग 150 बीट पर मिनट के हिसाब से है, और बच्चे का आकार भी लगभग आपके जैसे इतना फास्ट बढ़ना, ये जो हार्ट बीट है, ये अभी एडल्ट के हार्ट बीट हमारे यूजुअली होते हैं 70-72, तो लगभग एडल्ट के हार्ट बीट से बच्चे की हार्ट बीट अभी की जो है ये डबल की मात्रा में रहती है। और जैसे बच्चा बढ़ेगा ये 140 के करीब सेटल होना चालू हो जाती है। इसी तरह अभी 7वें हफ्ते में फिर आपके छोटे छोटे नॉस्ट्रिल के डार्क स्पॉट्स और गाढ़े हो गए, आंखों के एरिया है वो गाढ़े हो गए, कान के लिए एक डिप्रेशन सा भी वहां आ गया है। ब्रेन सेल्स बहुत फास्ट डेवलप होना चालू हो जाती है। अब जो है ब्रेन की डेवलपमेंट करीबन बोलते हैं कि 1 लाख ब्रेन सेल्स हर मिनट पैदा हो रही है। और थोड़ा सा जो बैक का पोर्शन न्यूरल ट्यूब का है, ये जैसे जैसे अभी बच्चा बढ़ेगा उसके साथ थोड़ा सा सीधा सीधा होना चालू हो जाता है। तो 8वें हफ्ते में इसका सीधापन और ज्यादा सीधा हो जाता है, न्यूरल ट्यूब और थोड़ी सी ज्यादा सीधी होना चालू हो जाती है। और बच्चे का आकार, बच्चे अभी लगभग 4 टाइम आपके ग्रो हो चुका है,
आपका जो पहला ग्रोथ थी उसके करीबन 2 से 4 टाइम इसकी डेवलपमेंट हो चुकी है। ब्रेन के फीचर्स जो है, फेस के फीचर्स जो है, लिम्फ के फीचर्स जो है वो और डिस्टिंक्ट होते जाते हैं और हल्के से अभी अब टेस्ट बर्ड्स भी डेवलप होना चालू हो जाते हैं। और 90 हफ्ते में हम बोलते हैं कि ये आपके बच्चे के एम्ब्रियो फेज का आखिरी हफ्ता है। यहां तक आपका बच्चा एम्ब्रियो था, जो कि एम्ब्रियोनिक पोजीशन में था, जब उसका पूरा आकार अभी फीटस जैसे बन नहीं पाया था। 90 हफ्ते के बाद 10वें हफ्ते से बच्चे की फीटल पोजीशन चालू हो जाती है। इसीलिए अभी 90 हफ्ते में जैसे बच्चे के सिर का आकार जो है वो उसके बॉडी के लगभग डबल होता है। जितने बॉडी है उतना ही आकार, लगभग हाफ, पूरे आकार में आधा सिर और आधी बॉडी इस तरह है। तो और स्पाइन जो है और स्ट्रेट हो गई है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा स्पाइन भी और स्ट्रेट होते जाएगी। 10वें हफ्ते में आपने अभी मैंने जैसे बताया, अब आपका बच्चा एक फीटस के नाम पे डेवलप हो गया, क्योंकि अब इसके लिम्ब बर्ड्स आ गए हैं। लिम्ब बर्ड्स से जैसे अभी अब उसके फिंगर्स के टिप्स आ गए हैं, फिंगर्स, हाथ पूरा बन गया है, पैर बन गया है। अभी अब बच्चे की किडनी का अवयव है, जो अंदर के अवयव है वो भी बनना चालू हो गए हैं। बोन्स बनना चालू हो गए हैं। बोन्स अभी थोड़े हार्ड बन रहे हैं, जैसे बोन्स की जो पोजीशन है अंदर हार्ड बन रहे हैं। और अभी यूरिन की डेवलपमेंट भी चालू हो गई। यूरिन 12वें-13वें हफ्ते से ज्यादा बनती है, पर अभी किडनी थोड़ी थोड़ी यूरिन बनाना, प्रोड्यूस करना चालू कर दे रहा है। और इसमें ब्रेन सेल्स अब आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपके ग्रोथ भी ज्यादा है। तो इसीलिए आपका ब्रेन जो है अभी 2.5 लाख न्यूरॉन पर मिनट डेवलप कर रहा है। तो इसमें फास्टेस्ट ब्रेन ग्रोथ हो रही है अभी अब आपकी। 11वें हफ्ते में आप देखेंगे कि अब और ग्रोथ आपकी जो है ये आपके और डबल हो गई है। जो पहले थी 10वें हफ्ते तक, उससे इसका साइज बच्चे का है जो डबल हो गया है। अब बच्चा थोड़ा थोड़ा हल्का सा स्वॉलो करना चालू कर देता है, टंग बाहर निकालना हल्का से चालू कर रहा है, हल्का सा जैसे एक्सेल इनहेल करना भी चालू कर चुका है। ठीक है। 12वें हफ्ते में इसकी ग्रोथ काफी सी हम एडल्ट बच्चे जैसी हो जाती है। जब बच्चा होते आता है, फिटस बन जाता है पूरा, तो इसकी डेवलपमेंट आप बाहर से देखेंगे तो अब बच्चा आपका पूरी तरह से अच्छे से फिटस जैसा दिखना चालू होता है। इसके मूवमेंट्स, रिफ्लेक्सेस सारे डेवलप हो चुके हैं। आप किकिंग, जो बॉक्सिंग, ये सारे रिफ्लेक्सेस, विगलिंग वगैरह ये सभी आ गए। तो इस तरह बच्चे की अब इम्यूनिटी पावर भी बढ़ना चालू हो रही है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी अच्छे से बनना चालू है, बॉवेल मूवमेंट्स की भी स्टार्ट हल्की हल्की हो रही है। तो 12th हफ्ता हम जो बोलते हैं, 12वें हफ्ता, ये सोनोग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण हफ्ता है। इस समय में यदि बच्चे के गर्दन पर यदि स्वेलिंग है, तो उस तरह से हम एनोप्लाइडिस की रिस्क, बच्चे में मेंटली वीकनेस की रिस्क कितनी है ये जान सकते हैं। तो इस माह की सोनोग्राफी हम बोलते हैं इस हफ्ते में करनी चाहिए। यूजुअली 11वें से 13.6 हफ्ते की सोनोग्राफी को हम एनटी स्कैन कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन। इसमें हमें बच्चे में कुछ एनोप्लाइडिस की रिस्क है क्या, बच्चे में मेंटली वीक होने वाला है क्या, बच्चे में आगे चलकर बीपी आने वाला है क्या, बीपी की रिस्क है क्या, और बच्चे के जनरली जो मेजर अवयव है वो बन चुके हैं। तो बच्चे में अर्ली एनोमलीज, आज की इतनी एडवांस डेवलपमेंट में एडवांस मशीनें आ चुकी है, तो हम मेजॉरिटी ऑफ द एनोमलीज जो बच्चे की है वो इसमें पता कर सकते हैं। जो सिर्फ लेट डेवलपिंग ऑर्गन्स है, जैसे कि हम बोलते हैं कि सांस की नलियां हैं, स्टमक का कुछ पार्ट है, इसोफेगस का कुछ पार्ट है, ये जो लेट डेवलपिंग एनोमलीज जो कहते हैं, हार्ट के कुछ डिफेक्ट्स है, ये हमें देखने के लिए हमें 20 हफ्ते की ही सोनोग्राफी की आवश्यकता है। बाकी की हम 20 हफ्ते के बाद ये चीजें दिखती हैं। तो जैसे बाकी की चीजें हम ये सोनोग्राफी में लगभग देख सकते हैं कि भाई किडनी यहाँ आने वाली है, किडनी का ये किडनी है क्या, ब्लैडर है क्या, सभी चीजें, स्टमक बबल दिख रहा है क्या, हार्ट बीट्स कैसी है, सभी चीजें हम लगभग देख सकते हैं। 13वां हफ्ता यह पहली चरण का आखिरी हफ्ता है। पहली चरण का आखिरी हफ्ता ये 13वां हफ्ता है। इसमें बच्चा लगभग बहुत अच्छे से बन चुका है। जैसे कि अभी इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसमें लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन, कॉर्ड की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चा अभी थोड़ा सा, जो बच्चे के बाजू में एमनियोटिक फ्लूइड डेवलप हुआ है उसे थोड़ा सा निगलना चालू कर रहा है और निगल के छोड़ना भी चालू करेगा। तो जैसे ये बच्चे के स्वैलोइंग मूवमेंट्स अभी शुरुआत हो रही है, बच्चे की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो अब हम देखते हैं कि ये जैसे बच्चे की डेवलपमेंट कैसी हो गई, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं
कि बच्चे के आपके माँ के फिजिकल चेंजेस पहली तिमाही में कैसे है, माँ के चेंजेस में पहली तिमाही में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो अभी कई बार माँ को इस पहली तिमाही के इसमें यूजुअली कॉमन एक सिम्टम रहता है, जिनको पहले से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का है, जो कि माहवारी में इनका पेट दर्द होता है, वो पेट दर्द अभी भी माँ महसूस कर सकती है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम लाइक सिम्टम्स जो है लोअर एब्डोमेन में जो पेन है, ये कई माताएं फील करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हल्का हल्का पेन होता है, पर यूजुअली जिनको ये पहले से सिम्टम है तो उनको ये पता है कि इसके बारे में रेमेडीज क्या है, तो इसीलिए वो अपने आप के अपनी बॉडी को कोप अप कर लेते हैं। जिनको बहुत सीवियर है उन लोगों को ही सीवियर होता है जिनको इसके साथ में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज्यादा है। यदि आपका बॉवेल अच्छा है, आपके बॉवेल हैबिट्स बहुत अच्छे हैं, आपका पानी का इंटेक बहुत अच्छा है, तो ये सिम्टम आपका काफी कम रहेगा। दूसरा सिम्टम है प्रेगनेंसी में कि मेरी टेस्ट चेंज हो गई है, मेरे खाने पीने की अभी जो है क्रेविंग्स है वो चेंज हो गई है, पहले मुझे मीठा पसंद था, अभी मुझे मीठा नहीं पसंद आता, अभी मुझे खट्टा खाने की इच्छा है। किसी को खट्टा नहीं खाने की इच्छा होती है, सिर्फ मीठा खाने की इच्छा होती है। तो ऐसे क्रेविंग्स और टेस्ट डिस्टॉर्शन जो होते हैं वो इस पहले चरण में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी सिम्टम नहीं है, जो पसंद है वो खाइए, कौन सी चीजें नहीं खाना है मैं इसके अंत में आपको बताऊंगी ही। कॉमन और एक सिम्टम है, एक तो कि वीकनेस भी आपको बहुत लगती है, क्योंकि अभी आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है। आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि आपके बच्चे को ग्रोथ होना है तो उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट, आपके बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से आप थोड़ी कमजोरी कभी महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ में किसी किसी को नौशिया और वोमिटिंग्स बहुत ज्यादा रहती है, किसी को बहुत ज्यादा रहती है तो किसी को कम रहती है। इसके लिए मैं मेनली कहना चाहूंगी कि फूड हैबिट्स को चेंज करिए। आपके फूड हैबिट्स चेंज है, आप एकदम ब्लैंड और डाइट ले रहे हैं, उबली हुई सब्जियां ले रहे हैं जिसके अंदर स्पाइसेस बहुत कम है, नहीं के बराबर है, एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं के बराबर ले रहे हो, जंक फूड नहीं के बराबर ले रहे हो, तो आपको ये सिम्टम कम रहेगा। इसके बावजूद भी यदि आपको है तो हम कहते हैं कि आप जिंजर ज्यादा से ज्यादा लीजिए। जिंजर है, लेमन पिकल है, पहले जो पुराने जमाने में ना अदरक बनाते थे नमक डाल के, तो अदरक को नमक डाल के कूटते थे और उसको ये गर्मियों के सीजन में ही उसको सुखाते थे और पूरे साल भर खाते थे, उससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। तो दैट इज ऑल्सो अ बेस्ट रेमेडी फॉर दिस नॉशिया। तो ऐसे घरेलू इलाज भी आप घर में कर सकते हैं। जिंजर की मात्रा अधिक सेवन करने से, लेमन पिकल्स वगैरह लेने से आपकी नौशिया की कमजोरी कम हो सकती है, नौशिया दूर हो सकता है। दूसरा है कि आपके जो सेक्सुअल लाइफ का जो है, किसी में अधिक करने की मात्रा हो जाती है, इसमें चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान लगता है कि आपका सेक्सुअल ड्राइव बढ़ गया है, किसी को बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, कोई सेक्स करने की इंटरेस्ट ही नहीं रहता। तो ये दोनों ही काम कॉमन है, पर इसके बारे में अपने हस्बैंड से डिटेल में बात करिए, उनको समझाइए कि मुझे ये चेंजेस हो रहे हैं, ताकि वो भी आपकी जरूरतों को आपको समझे और उस अनुसार आप संभोग रखें। संभोग रखना नहीं है ऐसा प्रेगनेंसी में कतई नहीं है, अनलेस आपके डॉक्टर कुछ आपको सजेस्ट करे तो, अदरवाइज आप संभोग प्रेगनेंसी में रख सकते हैं। एक्सट्रीम फटीग के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि प्रेगनेंसी में आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है बेबी की रिक्वायरमेंट के लिए, तो आपको कमजोरी आएगी, तो आपको भी कमजोरी के वो एक्स्ट्रा कैलोरीज है उसका फुलफिलमेंट करना जरूरी है। और इसके लिए साथ ही में आप मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस बढ़ाएंगे तो इससे आपकी थकावट काफी हद तक कम हो सकती है। डेली एक्सरसाइजेस करना है। पेट को साफ रखने के लिए सुबह में हल्का गुनगुना पानी 1 गिलास भर के लीजिए, काला नमक डाल के लीजिए, तो आपको सुबह सुबह का जो मचलाहट वगैरह है वो भी नहीं होगी, आपका बॉवेल अच्छे से पास होगा, आपको लेट्रिन अच्छे से साफ हो गई, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, तो आपको पेट दर्द भी कम रहेगा, आपको नौशिया वोमिटिंग भी काले नमक से अच्छा रहेगा। इसमें चाहो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, अदरक का रस भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको नौशिया वोमिटिंग काफी हद तक कम भी रहेगी। तो ये सबसे अच्छा घरेलू इलाज मैं समझती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट 3 महीने में आपको बहुत प्यास भी लगती है और बार बार यूरिन को जाना पड़ सकता है। तो ये जब बच्चा ग्रो होता है तो आपके गर्भाशय का आकार बढ़ रहा है, ये गर्भाशय का आकार कई बार आपके सामने रहने वाली जो पेशाब की थैली उस पर प्रेशर देता है, उस वजह से आपको कई बार 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 पेशाब में जाने का काम पड़ सकता है। दूसरा, आपके शरीर में जो हार्मोन्स के बदलाव हो रहे हैं
उन हार्मोन के बदलाव की वजह से भी, उन हार्मोन्स की वजह से भी कई बार यूरिन में आपको बार बार जाना पड़ता है। इसमें डरने की बात नहीं है। पर यदि हल्का सा भी यूरिन में जलन महसूस होती है, आप पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीजिए। पानी ले सकते हैं, भले ही आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो भी आप पानी लेंगे, पानी पिएंगे तो आपकी यूरिन डाइल्यूटेड रहेगी, कास्ट सेल्स कम बनेंगे, स्टोर्ड यूरिन कम रहेगी, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन इसकी वजह से कम रहेंगे। और ऐसा है तो ढीले कॉटन के सूती कपड़े भी, जैसे गर्मी के दिनों में हम कहते हैं कि मैक्सिमम प्रेगनेंसी में पहनना चाहिए। ये कपड़ों से भी जैसे आपके शरीर को गर्माहट कम लगती है, तो जिसकी वजह से भी आपका वाटर लेवल जो है, एक्सक्रीशन जो है, स्वेटिंग में वगैरह कम रहेगा, तो आपके बॉडी में वो इंटरनली अच्छे से अंदर स्टोर रहेगा। वेट चेंजेस हम जो बोलते हैं प्रेगनेंसी में, किसी किसी का कहना होता है कि अभी ये 3 महीने में मैडम मेरा वजन ही नहीं बढ़ा, मेरा वजन बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा है, मैं क्या करूं। उनको बहुत टेंशन हो जाती है। तो पहली तिमाही में वजन केवल 1 किलो बढ़ता है। उसके बाद में दूसरी तिमाही से 90 महीने तक आपका हर महीने का वजन है 1.5 से 2 किलो बढ़ता है। तो पहली तिमाही में आपका वजन नहीं भी बढ़ता है, या कभी कभी थोड़ा हल्का घट भी जाता है, वोमिटिंग एक्स्ट्रा होने से, नौशिया एक्स्ट्रा होने से, या आपका बॉडी फ्लूइड लॉस होने की वजह से, तो डरिए मत, कुछ नहीं होता है। आपको कोप अप करना है, आपको वजन का कांटा देखते नहीं बैठना है। आपको चाहिए कि खाना पीना अच्छा रखे, अपने बच्चे के लिए न्यूट्रिशन अच्छा मिलता रहे, ताकि हमें बाकी और कोई चिंता की काम ना हो। तो पहले तिमाही में यदि आपका वजन इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एवरेज वेट ये जो है मैंने बीएमआई के हिसाब से बताया। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें कि बॉडी मास इंडेक्स हम निकालते हैं वेट इन किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर में आपकी हाइट लेते हैं, और उस हिसाब से हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। तो एवरेज वेट गेन जो हम बोलते हैं प्रेगनेंसी में होना चाहिए एटलीस्ट 10 किलो वजन तो भी बढ़ना चाहिए। 10 से 12 किलो वजन आपका पूरे 9 महीने में बढ़ना, ये अच्छी बात है। पर पहले तिमाही में केवल 1 किलो भी बढ़ा है या नहीं भी बढ़ा है तो टेंशन करने की बात नहीं है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के पहले तिमाही के मैंने अभी जो बताया कि कुछ वार्निंग साइंस भी होते हैं जो कि अलार्मिंग है, जो डेंजरस है, और हमें डॉक्टर के पास में दिखाना चाहिए। तो ऐसे क्या वार्निंग साइंस है जिसे हम फील करते हैं तो हमें पहले डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए। तो इसमें है, सबसे पहले है वजाइनल ब्लीडिंग। क्योंकि किस तरह का है ये आप घर पे बैठ के नहीं जान सकते। आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, कलर पूछेंगे, स्पॉन्टेनियस हुआ पूछेंगे, पेट दर्द के साथ था नहीं था, पेनलेस था, पेनफुल था, कैसा था, ये सारी चीजें पूछ के उस हिसाब से दवा देंगे। कभी कभी किसी को हार्मोनल चेंजेस बॉडी में इतने ज्यादा होते हैं कि कितनी भी दवा दे दो तो भी उनकी वोमिटिंग रुकती नहीं है, इतने एक्सेसिव नौशिया वोमिटिंग होता है। तो कई बार आपको इतने एक्सेसिव नौशिया वोमिटिंग की वजह से लीवर में कुछ चेंजेस आने का डर रहता है, तो तब भी आपको डॉक्टर को मिलना है, ताकि आपके बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके डिप्लीट हो चुके हैं, बॉडी का जो फ्लूइड डिप्लीट हो चुका है, वो वापस से सलाइन द्वारा आपको डॉक्टर रिप्लेस करें, और ना हो इसके लिए आगे भी दवा भी दे। यदि आपको प्रेगनेंसी में फीवर है, वो कोई भी चरण में रहो, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, तुरंत डॉक्टर को बताना है। आपको एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज है या खुजली है, नीचे सफेद पानी है, पीलापन है उसके अंदर, या खुजली है, तो आपको डॉक्टर को जाके मिलना है। यूरिन में जलन है, यूरिन इन्फेक्शन, ये बहुत कॉमन चीज है पहली तिमाही में। पहली तिमाही में यदि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर को जाके मिलना है। जलन बहुत ज्यादा है तो पहले थोड़ा सा आप एक्सेसिव पानी का इंटेक लेके देखिए, शाम तक ठीक लग रहा है सुबह का तो ठीक है, अदरवाइज आपको दूसरे दिन डॉक्टर को जाकर मिलना ही है। क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन का या कोई भी इन्फेक्शन का फोकस आपको अबॉर्शन की तरफ ले जा सकता है। जैसे टूथ पेन भी है, दांतों में भी पेन है, तो ये भी आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। तो कोई भी फोकस ऑफ इन्फेक्शन है, जैसे यूरिन है, टूथ है और ईयर है, कोई भी है, तो आपको डॉक्टर को मिलना है। लेग क्रैम्प्स है, सीवियर हेडेक है, या कोई भी आपकी पहले की डिजीज है और वो फ्लेयर अप हो गई है, जैसे एसएलईज वगैरह, ये पहली तिमाही में इम्यूनिटी यदि कम रहती है तब आपकी कोई भी क्रॉनिक डिजीज एकदम फ्लेयर अप हो जाती है। यदि आप पहले से ही डायबिटीज वाले हैं, आपको पहले था, तो वो अभी डायबिटीज ज्यादा रहेगा। आप पहले थायराइड की गोली ले रहे थे तो आपको प्रेगनेंसी में थायराइड की गोली का डोज बढ़ाना होगा। तो आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज है तो आपको डॉक्टर को जल्दी मिलना ही मिलना है,
ठीक है। हमें इन्वेस्टिगेशंस क्या करने हैं पहली तिमाही में, तो कॉमनली आपके डॉक्टर बताएंगे ही। रूटीनली हम जो इन्वेस्टिगेशन देते हैं, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करते हैं, यूरिन चेक करते हैं, शुगर की मात्रा चेक करते हैं, HIV है, बाकी VDRL है जो इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन के लिए देखते हैं, थायराइड के लिए देखते हैं, ब्लड ग्रुप के लिए देखते हैं, ये सिकल सेल डिजीज के लिए देखते हैं, थैलेसीमिया के लिए हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। क्योंकि कोई कोई कम्युनिटी में हम देखते हैं, जैसे कि माली और सिंधी समाज में थैलेसीमिया बहुत ज्यादा है, तो इनमें हम ये टेस्ट कंपलसरी करवाते हैं। और बाकी सबको भी हम एडवाइस करते हैं, हम बोलते हैं आपका पॉकेट देखिए, आप कर सकते हो तो ये बेस्ट है। क्योंकि यदि थैलेसीमिया आप माइनर है और आपके हस्बैंड का भी फिर हम टेस्ट करते हैं, वो भी माइनर निकलते हैं, तो आपके बच्चे को मेजर थैलेसीमिया आने का डर है, जिसमें आपको रिपीटेड ब्लड देते रहना पड़ता है। तो उसका टेस्ट हम अभी बच्चे का टेस्ट ही पेट में रहते समय ही करवा सकते हैं, अभी 3 महीने के अंदर ही वो हो सकता है। तो ये कुछ टेस्ट हम बताते हैं, प्लस हम एक सोनोग्राफी बताते हैं। जब एज सुन एज प्रेगनेंसी डायग्नोज हो गई आपको, तो इंट्रा यूट्राइन है, एक्स्ट्रा यूट्राइन है, ये हम सोनोग्राफी में भी देख सकते हैं। या तो सीरम बीटा HCG के लेवल्स कितने हैं आपके बॉडी में, हार्मोन के लेवल्स कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, जो प्रेगनेंसी टिका के रखता है उस हार्मोन की मात्रा देखकर भी हम बता सकते हैं। और दूसरा जो सोनोग्राफी है, जो मैंने इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी आपको बताई, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन, NT स्कैन, ये हर एक ने 11 से 13.6 हफ्ते में करना ही है। ठीक है, इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट स्कैन है आपका, ये आप मिस नहीं कर सकते। तो ऐसे काफी डूज एंड डोंट्स भी है जो हम जानते हैं कि पहले तिमाही में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो डूज क्या है, प्रॉपर आपको तकलीफ है, प्रॉपर रेस्ट लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि प्रेगनेंसी में मैं हमेशा आपका एक नैप स्लीप का बढ़ाती हूँ, दोपहर में 2 घंटे और रात में 8 घंटे, 10 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। नींद भले ही ना हो, लेटे रहिए, 10 घंटे का आराम प्रेगनेंसी का आपका अच्छा नैप है। खाना जितना फ्रेश खाएंगे उतना अच्छा है, जितने फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, अच्छे से वॉश करके खाएंगे, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेंगे, डेंटल केयर बराबर लेंगे, आप मैंने जैसे बताया कॉटन के क्लोथ्स पहनेंगे, ढीले कपड़े पहनेंगे, रेगुलर और समय अनुसार बराबर खाना खाएंगे, बाकी बराबर चेकअप करवाते रहेंगे, तो ये सारी चीजें आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले चरण में आपको करना है। और आपको क्या नहीं करना है, तो स्ट्रेनियस वर्क, मतलब अभी लकड़ी काटने जा रहे हैं वैसे तो काम अभी पहले जैसे नहीं रहे, तो मुझे नहीं लगता कि अभी नहीं करने जैसा कोई काम है। आप घर के सारे काम कर सकते हैं, नहीं करने जैसा कोई नहीं है, अनलेस आपके डॉक्टर आपको कोई काम के लिए सजेस्ट करें। हम ये बोलते हैं कोई भी चीज खाने में प्रेगनेंसी में मना ही नहीं है, पर कोई भी चीज अति मात्रा में खाना प्रेगनेंसी में मना है। जैसे कि सभी लोग पूछते हैं कि पपाया खा सकते हैं कि नहीं, मैंने 9 महीने खुद पपाया खाया, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, 1 प्लेट पपाया हम रोज खा रहे हैं तो भी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है हमें, विटामिन ए अच्छे से मिल रहा है हमें, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। पर यदि हम इतना खा ही नहीं पाते, 5 किलो पपाया कोई एक दिन में खा नहीं पाता, तो हम कोई चीज एक्सेस में करते हैं, एक्सेस में गुड़ खाएंगे, एक्सेस में पपाया खाएंगे, तो ही उसका एबॉट एफिशिएंट इफेक्ट आएगा, अदरवाइज रेगुलर में थोड़ा थोड़ा लेने से नहीं है। अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ये सब अवॉइड करना है। बैरियर्स यूज करके सेक्स करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंक फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करिए। बाकी माइनर प्रोसीजर्स जो है, डेंटल प्रोसीजर्स जो है, हम कहते हैं 3 माह का जो पहला चरण है, ये ऑर्गेनोजेनेसिस का चरण है, जिसमें बच्चे के ऑर्गन्स का मेन ढांचा, मेन ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। तो इस मेन ऑर्गन के दौरान आप अननेसेसरी मेडिकेशन, अननेसेसरी चीजें ना लें। जब एक बार बच्चा बन जाता है तो आप कोई भी जो है बाद में आप प्रोसीजर्स, मतलब आपके कोई भी दूसरा कोई ऑपरेशन करना है या कोई टूथ एक्सट्रैक्शन करना है, ये आप सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद करवा सकते हैं। क्योंकि कोई भी दूसरी गोली आपको यदि लेना है तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस का मेन टाइम जाने के बाद 13 हफ्ते से कई चीजें आप 13 हफ्ते के बाद से कई गोलियां आपको चलती है। कई सी गोलियां हैं जो पहले 3 महीने में आप लेवे तो बच्चे पे उसका नुकसानदेह इफेक्ट ज्यादा है, बच्चे को फिजिकल डिफेक्ट्स आने की संभावना है। जैसे थैलिडोमाइड जो पहले था एक ड्रग, जिससे बच्चे की लिम्ब डेवलपमेंट ही नहीं होती थी। फेनिडोइन बेबीज जो है, जो मिर्गी के लिए कॉमनली यूज होती है दवा, उसमें जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ऐसी कई दवाइयां हैं जो आपने प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है। तो इसीलिए कोई भी मेडिकेशन लेने के पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। बहुत लंबे ट्रेवल्स जो है बाय रोड जो है वो नहीं करेंगे आप।
बाय ट्रेन आप कर सकते हैं आपके डॉक्टर के सलाह के साथ में। फ्लाइट से वगैरह भी आप कर सकते हैं। हील्स ना पहने, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची सीढ़ियां या ये स्टेप्स जो है जो क्लाइंब करने के लिए है सीढ़ी, वो ना चढ़े। ये ना करेंगे तो ज्यादा अच्छा। ओवर एक्सर्ट आपको नहीं करना है और नींद अच्छी लेना है, ठीक है। अभी अब मैं काफी लोग पूछते हैं कि किस जगह पे सोना है, तो अभी से आप लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आपके लेफ्ट साइड में सोने की, लेफ्ट करवट पे सोने की आदत डालिए अभी से। क्योंकि 5वें में जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा उसका प्रेशर जो है ये हमारे मेन वेसल्स पे ज्यादा आएगा। हम लेफ्ट करवट पे सोने के बाद बच्चे का प्रेशर वेसल से ग्रेट वेसल्स जो रहती है सीधे सोने पे जो प्रेशर आता है वो हट जाता है और इस तरह बच्चे का सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन रह पाता है। तो लेफ्ट करवट पे हमें आगे सोना है, तो इसीलिए अभी से आप आदत डालिए कि लेफ्ट करवट पे आप सो रहे हैं। तो पहली तिमाही में एक्सरसाइजेस आपको क्या करनी है, तो पहली तिमाही में एक ही एक्सरसाइज आपने कॉमनली की तो बहुत अच्छी है। बाकी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस का भी एक मैं चार्ट देती हूँ, आप कर सकते हैं घर में। पर ये चक्की आसन जो है, ये चक्की आसन आपको करना है। इसके लिए मेरे स्टाफ ने आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर सालेहा दीपाली सिस्टर के साथ राठी हॉस्पिटल अकोला से भारती राठी की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं चक्की आसन या चर्निंग द मील पोज। सबसे पहले जमीन पर बैठ जाएं और अपने अंगूठों को बाहर की तरफ मोड़ें। अपनी पीठ सीधी रखें, अपने हाथों को आगे की तरफ लीजिए और उंगलियों को इंटरलॉक करें। सांस छोड़ें, आगे की तरफ घूमें और गोलाई में घड़ी की दिशा में घूमें। पीछे जाते हुए सांस लें। अपनी सीट को दृढ़ता से जमीन पर जमाए रखें। जितना मुमकिन हो हाथों को पैरों के ऊपर स्ट्रेट रखें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार दोहराएं। सांस छोड़ें और सांस लें। सांस छोड़ें और सांस लें। अब हम इस प्रक्रिया को घड़ी की उल्टी दिशा में करेंगे। सांस छोड़ें और सांस लें। इस प्रक्रिया को मुलायमता और सज्जन गति से कीजिए। सांस लें और छोड़ें। सांस लें और छोड़ें। धीमी गति से अपनी पहली अवस्था में आ जाए। तो इस तरह देखा आपने कि हमें ये चक्की आसन कैसे करना है। तो चक्की आसन के बाद में ये कुछ हल्की हल्की एक्सरसाइजेस भी हैं जो आप इस अवस्था में अभी पहले 3 माही के चरण में ये कर सकते हैं। वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। मैं कहती हूँ जितना वॉक कर सकते हैं उतना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलेस आपके डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको रेस्ट करना है, आपको बेड रेस्ट करना है, तभी आप कोई आसन को ना करें, अदरवाइज आसन करना में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली तिमाही में आपको क्या खाना है, डिटेल खाने का एक काल चक्र पूरा हफ्ते वाइज मैं आपको न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी के वीडियो में दूंगी। पर जो बेसिक जो चीजें खानी है, क्या खाना है, उसके बारे में इसमें भी थोड़ा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। मैंने जैसे बताया कि अभी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, इसीलिए आपको खाना भी ज्यादा है, पर इतना भी ज्यादा नहीं कि आपको दुप्पट तिप्पट 3 गुना खाना है, ऐसे नहीं है, ठीक है। वो हम मिथ्स में देखेंगे। तो आपको क्या क्या खाना है, तो फ्रेश फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, डेयरी प्रोडक्ट्स खाइए, प्रोटीन्स मैक्सिमम होना चाहिए। प्रोटीन जितना लेंगे, बॉडी बिल्डिंग जितनी रहेगी, उतना आपके पास स्टोरेज बहुत अच्छा रहेगा। होल ग्रेन्स लीजिए। इन सब में आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें जो मिल रही है वो है फॉलिक एसिड, विटामिन ए, जिंजर में से भी जो आपको नौशे वोमिटिंग के लिए जो मैंने बताया था, मॉर्निंग सिकनेस से बचाता है। तो जैसे ये चीजें आप ले सकते हैं। तो ये जैसे फूड का पिरामिड जो है ये हम फॉलो कर सकते हैं कि हमें अधिक क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ठीक है। तो डिटेल में हम फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में मेरे अलग वीडियो में देखेंगे। चलो हम देखते हैं कि अभी हमें फूड कौन से अवॉइड करने हैं पहली तिमाही में। हाँ, कुछ है ऐसे फूड्स भी है, डोंट वरी। ये है आपकी कुछ फिश के टाइप जो है जिसमें
मर्क्यूरी की और आर्सेनिक की मात्रा अधिक है, तो ये फिशेस हम बोलते हैं कि ये खाइए नहीं। जैसे कि स्वॉर्ड फिश है, एक शार्क है, जैसे इन फिश को आपको पहली तिमाही में बिल्कुल नहीं खाना है। जो कच्चा मीट है, कच्ची चीजें हैं, वो नहीं लेंगे तो ज्यादा अच्छा है पहली तिमाही में। इसमें हम बोलते हैं दूध भी कच्चा ना लेंगे पहली तिमाही में तो अच्छा है। इसमें आपको पॉस्चराइज मिल्क ही लेना है, डायरेक्ट जो आप एनिमल से दूध निकाल के कच्चा दूध पीते हैं वो नहीं लेंगे। एक्सेसिव मात्रा में कोई चीज नहीं लेना है, बाकी सारी चीज आप खा सकते हैं। कोई चीज नहीं खाएंगे ऐसा नहीं होना, पर उसको प्रॉपरली वॉश होना चाहिए, प्रॉपरली उसको क्लीन करना चाहिए और उसी बाद उसके ही बाद उसका सेवन करना चाहिए। और मेनली अवॉइड करने की चीजें हैं अल्कोहल, वाइन, हम कहते हैं कैफीन एक्सेस में भी नहीं ले, स्वीटनिंग शुगर्स जो है, हम जंक फूड जो है, ये भी हम, जो प्रिजर्वेटिव्स है वो भी हम अवॉइड करने की सलाह देते हैं। तो ये चीजें आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। चलो हम देखते हैं कि अभी मिथ्स क्या है। पहले तिमाही के कुछ मिथ्स है, हर तिमाही में अलग अलग मिथ्स है और पेशेंट लोग काफी बार मेरे पास काफी अलग अलग सवाल लेके आते हैं। तो मैंने जो अनुभव किए हैं उसमें के कुछ सवाल मैं आपके साथ में कुछ मिथ्स जो है वो शेयर करती हूँ। पेशेंट मुझे बोलते हैं कि मैडम हेल्दी रहने के लिए हमको बोलते हैं घर में कि अब डबल तिबल खाना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको डबल तिबल खाना जो पहले है, आपकी अभी कैलोरी की रिक्वायरमेंट 300 से 400 से ही बड़ी है, ठीक है? तो अभी आपको डबल तिबल नहीं खाना है, पर जितना भी आप 3 टाइम हेल्दी मिल्क के बजाय मेरा ये कहना रहेगा, आप कम एक बार में कम खाइए पर बार बार खाइए। आपको दिन भर में 6 से 7 स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स होनी चाहिए। 3 टाइम के खाने के बजाय आपके स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स होने चाहिए, जिससे कि आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे और आपको नौशिया वोमिटिंग ना हो, उसकी मात्रा कम से कम रहे, डाइजेशन प्रॉपर रहे और आपका बाउल के एंजाइम्स रिलीज होते रहे, ठीक है? तो आपके जो जीआई ट्रैक्ट है वो काम करती रहे, तो आपको जीआई ट्रैक्ट काम करती रहेगी तो आपको नौशिया वोमिटिंग की तकलीफ कम से कम रहेगी। तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स विद सुबह सुबह इसके अंदर हम बोलते हैं कि शुगर की मात्रा ज्यादा से ज्यादा ले, ताकि रात की नींद के बाद आपका जो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया का लेवल जो है वो फिर से लेवल पे आ जाए और आपको जो सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस जो हो रहा है वो कम रहे। तो एक आपने जो शक्कर की डली जो बोलते हैं हम, मिश्री, वो भी मुंह में रख सकते हैं, एक आधे कैडबरी का पीस रख सकते हैं या 2 पार्ले जी के छोटे बिस्किट सुबह उठते उठते खा लीजिए, आपको नौशिया वोमिटिंग बहुत कम रहेंगे। तो आपको 3 गुना खाना नहीं है पर 6 टाइम जरूर खाना है, ठीक है? गुना नहीं बढ़ाना है आपको, उतना खाना नहीं बढ़ाना है आपको। आपको कैलोरी की रिक्वायरमेंट आपकी 300 से बढ़ी है, पर स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स आपको कम से कम 6 बार 7 बार तो भी लीजिए, पूरे दिन भर में 6 बार तो भी लीजिए। एक्सेसिव मात्रा में पपाया, पाइनएप्पल, चीज ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये लोग काफी लोग पूछते हैं। तो ये खाना ही है या नहीं है, तो मैंने ये पहले भी बताया, सारी चीजें आप खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन्स की मात्रा चीज में अधिक है, तो ये खाने में आपको मनाही नहीं है। पपाया, पाइनएप्पल्स ये भी आप बिल्कुल खा सकते हैं, विटामिन ए पपाया में बहुत अच्छा है। कोई भी गुड़ की मात्रा भी कोई लोग पूछते हैं कि भाई जैगरी खाना है कि नहीं, गुड़ गर्म करता है, ऐसा कतई नहीं है। आप कोई भी चीज एक्सेसिव मात्रा में लेते हो तभी वो आपके लिए हानिकारक है। आप लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हो, सीमित मात्रा में ले रहे हो, तो वो आपको हानिकारक कतई नहीं है। इसीलिए ओवर ईट नहीं करना, ईटिंग जो है आपको फ्रीक्वेंसी के अनुसार आपको डिवाइड करके खाना है खाना। प्रेग्नेंट वुमन कहते हैं कि भाई उनको हमेशा सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस हुआ या पेट में दर्द हुआ तो ही प्रेगनेंसी है क्या? ऐसे कई लोगों के मिथ्स होते हैं कि भाई मैडम मैं तो प्रेग्नेंट हूँ पर मुझे तो बिल्कुल ही मचलाहट नहीं है, उल्टी नहीं है। ऐसा कतई नहीं है। आप बहुत लकी है कि आपको ये सिकनेस के जो साइड इफेक्ट्स जो है, हार्मोन्स एक्सेस जो बढ़ जाते हैं आपके शरीर के, उसके जो साइड इफेक्ट्स है, ये मॉर्निंग सिकनेस वगैरह जो है ये नहीं है, ठीक है? ये आपकी बॉडी को कोप अप करने की उतनी आदत है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए तभी आप प्रेग्नेंट है, ऐसा आपको ये समझ के चलना जरूरी है। और कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं काम पे जाऊं या नहीं जाऊं, मैं प्रेगनेंसी में हूं तो काम पे जाना ये हानिकारक है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ये गलत चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपके वर्किंग आवर्स लिमिटेड करिए, लिमिटेड आवर्स में आप कर सकते हो।
कुछ चीजें हैं, यदि आप रेडिएशन के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जो आपको नहीं लेना है तो आप ये अवॉइड करना है। जहां आपको मालूम है कि ये घड़ी की फैक्ट्री है, यहाँ भी रेडिएशन का भी कुछ काम हो सकता है, आप वहां नहीं कर सकते। आप काउंटर पे है, आपको कोई हार्मफुल नहीं है। तो ऐसे कई काम है, आप घर पे बैठ के कंप्यूटर पे भी बैठ रहे हो, लैपटॉप पे भी बैठ रहे हो, ये कतई हार्मफुल नहीं है, पर लिमिटेड मात्रा में आप ये चीजें कर सकते हैं। काम करना कोई हार्मफुल चीज नहीं, घरेलू काम करना भी कोई भी हार्मफुल चीज नहीं है, कोई आप काम कर सकते हैं। कई पेशेंट पूछते हैं कि मैडम डाई वगैरह प्रेगनेंसी में लगाना या नहीं लगाना। मेरा ये कहना रहेगा कि हर जो इसमें ये भी बोलते हैं कि भाई डाई भी है, कई लोग आपके जो फेशियल की क्रीम्स हैं ये है, ये यूज करना या नहीं करना, वो भी पूछते हैं कि ये क्रीम है तो फेशियल करना क्या, ये क्रीम लगाना क्या, नहीं लगाना क्या। पहले तिमाही में यदि आप अवॉइड कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। पहले तिमाही में कुछ कुछ क्रीम्स में सैलिसिलेट्स जो है, कुछ है कि इसकी मात्रा 2% से भी ज्यादा है, वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, स्किन के लिए हानिकारक हो सकती है, तो आप ना करेंगे तो अच्छा है। बाद में पहली तिमाही का ऑर्गेनोजेनेसिस का समय जाने के बाद में फिर आप ये कुछ चीजें करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अनाउंस कोई बोलते हैं कि भाई हमने घर में जल्दी से बताना या नहीं बताना, प्रेगनेंसी है तो मैडम अभी हम घर पे जाके बता दें या फिर थोड़ा रुक के बताएं। देखो, जितना आप घर में जाके बताओगे आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा, आपके प्रति उनका देखने का रवैया बदल जाएगा, आपके प्रति का नजरिया बदल जाने के बाद आपकी एक्स्ट्रा केयर हो सकती है। तो जैसे आप उनको बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपके अपने घर वाले हैं, इसको कोई भी ना बताए ऐसे कोई चीज नहीं है। ठीक है। कोई लोग बोलते हैं कि हार्ट बीट आने के बाद बताएंगे मैडम, हम ऐसा है वैसा है, आपकी मर्जी है। उसमें हमारी तरफ से हमारा तो ये कहना रहता है कि बॉन्डिंग घर वालों की आपके लिए ज्यादा बढ़ जाती है, आपके लिए उनके देखने का नजरिया बदल जाता है, तो आप उनको जरूर बताएं। प्रीनेटल कोई बोलते हैं कि भाई मसाज करवाएं या नहीं करवाएं, मसाज करवाना चाहिए क्या, तो कौन से एरिया का करवा रहे हैं, क्या है। हाथ पैर की मालिश को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पीठ की मालिश को, फेस की मालिश को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप किससे करवा रहे हैं, सिंपल सादे तेल से करवाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लोअर एब्डोमिनल मसाज हम बोलते हैं कि पहले 3 महीने तक ना कराएंगे, मतलब प्रेगनेंसी में ही ना कराओगे तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज मसाज कराने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलते हैं कि मैडम दोपहर के बाद तो नौशिया नहीं होता है, या नौशिया पहले ही हफ्ते में रुक जाता है, पहले 3 महीने के बाद में उल्टी वॉमिटिंग बंद हो जाएगी क्या, मेरे 3 महीने तक ही चलेगी क्या। मैंने जैसे बताया कि प्रेगनेंसी के हार्मोन के चेंजेस हर एक के शरीर में अलग अलग है, जैसा आपका शरीर है वैसा मेरा नहीं, मेरा है वैसे किसी और का नहीं, तो हर एक का शरीर अलग है, तो हार्मोनल चेंजेस भी हमारे बॉडी में अलग अलग है। हार्मोन के जो चेंजेस आएंगे उस हिसाब से आपको नौशिया वोमिटिंग रहेगा। कितना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स बढ़ेंगे, कितना ज्यादा एचसीजी का ये तकलीफ रहेगी आपको, और आपकी बॉडी उसको कैसे अडॉप्ट करती है उसके ऊपर आपका नौशिया वोमिटिंग रहेगा। किसी को 9 महीने भी उल्टियां रहती है, तो किसी को पहले 3 महीने में भी नहीं रहती है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए आप घरेलू इलाज भी करिए, प्लस आपके हैबिट्स में, खाने के हैबिट्स में चेंजेस करिए। जैसे कि स्पाइसी फूड खाना है, उससे ब्लाइंडनेस होती है, ऐसा कई लोग बोलते हैं कि भाई स्पाइसी फूड, मीट वगैरह खाना है या नहीं खाना है, ऐसा कोई ये गलत फहमी है। स्पाइसी फूड खाने से कोई भी ब्लाइंडनेस नहीं आता है, पर हाँ, स्पाइसी चीजें खाने से आपका ये नौशिया कभी रुकेगा नहीं, जो आपको अभी था वो नौशिया रुकेगा नहीं, आपके बॉडी में नौशिया वोमिटिंग आपको कंटिन्यू चलती रहेगी। तो जितना नॉन स्पाइसी ब्लैंड डाइट खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कई पेशेंट लोग पूछते हैं कि प्लेन से जाना या नहीं जाना, ट्रैवल करना या नहीं करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ट्राइमेस्टर में हम मना करते हैं, पहले 3 महीने में प्लेन से 3 महीने, फिर 6 महीने तक भी हम बोलते हैं कि फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर में प्लेन से, पहले 2 चरण में प्रेगनेंसी के प्लेन से ट्रैवल करने में कोई हानि नहीं है, अनलेस आपको ब्लीडिंग की हिस्ट्री है और आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है, तो ये सारी चीजें आपको लागू नहीं पड़ती है। ठीक है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने ऐसे आपको बताया ही है। तो ये था पहला ट्राइमेस्टर, प्रथम चरण प्रेगनेंसी का। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।